प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं हिंदी ऐच्छिक यानी हिंदी इलेक्टिव का सेट नंबर 2। तो चलिए इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देखते हैं और मैक्सिमम कमेंट करिए ताकि आपके सारे सॉल्यूशंस कंप्लीट करा दिए जाएं और मैक्सिमम लाइक करके शेयर कर दीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी वर्ग के ऊपर उठने में किसकी भूमिका जो है सर्वोपरि है। तो किसी वर्ग के उठने में विद्योपार्जन की भूमिका सर्वोपरि है। ये आपके पैसेज में लिखा हुआ है और इसी को आपको आंसर में लिखना है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, विद्याहीन विहीन व्यक्ति की क्या स्थिति होती है। तो विद्या विहीन व्यक्ति का जो विकास है वो व्यक्ति विकास से वंचित रह जाते हैं तथा नीचे गिरते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाए। और तीसरा जो क्वेश्चन है, इसे समझने के लिए पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो व्यक्ति, जो परिवार, जो समूह नए ढंग के विद्याउपार्जन को वरीयता देते हैं, उन्हें समझने के लिए पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले क्वेश्चन का। इसके बाद आते हैं अथवा पाठ में। अथवा पाठ में फिर से आपको एक काव्यांश दिया है। इस काव्यांश को पढ़ने के बाद में इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस काव्यांश को पढ़ सकते हैं। अगर पीडीएफ नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। पहला क्वेश्चन पूछा गया इसमें, पद्यांश में कहाँ कहाँ देश के नहीं होने की बात की गई है। तो कवि ने ग्राम, नगर, संसद, सड़क, आयोग और पलटू के फौज आदि को देश नहीं माना है। वहाँ मतलब ये कहा गया है कवि ने कि इन सभी को देश नहीं माना है, इसी की बात कही है। इसके बाद में नेक्स्ट जो ख पार्ट है, इसमें पूछा गया, प्रस्तुत पद्यांश में कवि किसकी परिकल्पना पर अपना विचार व्यक्त कर रहा है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि देश की महानता और देश के लिए अपना मस्तक तक समर्पित करने की परिकल्पना पर अपना विचार व्यक्त कर रहा है। तो बाद तीसरा जो पार्ट पार्ट है इसमें, पद्यांश में कवि ने देश के लिए किसे जरूरी माना है। तो पद्यांश में कवि ने देश के लिए देशवासियों द्वारा उनके प्रेम, सज्जनता, पक्के इरादे, उन्नति, धर्म, जाति आदि से ऊंचा रहना जरूरी माना है देश के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विभक्ति माध्यम से। तो पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया आपका, भारतीय किसान तथा नारी शिक्षा के विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पर चलो सबसे पहले भारतीय किसान के ऊपर हमने लिखा है। इसमें प्रस्तावना को सबसे पहले आपको लिखना है। प्रस्तावना को समझाते हुए पैसेज को आगे बढ़ाना है। ध्यान रखना है उसमें स्लोगन जो है जय जवान जय किसान का यूज़ करना है। ये बहुत बड़ा स्लोगन है। उसके बाद में भारत में कृषि के महत्व के बारे में आपको समझा देना है पॉइंट डाल करके। और उसके बाद में वर्तमान में जो भारतीय कृषि या कृषक की जो व्यवस्था है उसको आपको बतानी है, कैसी स्थिति है। उसके बाद में आपको जो है किसानों की जो मुश्किलें हैं उसको भी समझाना है। और आगे बढ़ते हुए इस पैसेज को काफ़ी तरीके से समझाना है। जो जो चीज़ें लिखी है इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करके पढ़ें। काफ़ी लंबा पैसेज है, अगर मैं इसको पढ़ूंगा इस पैराग्राफ को तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप खुद पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद में अंतिम जो है आपको निष्कर्ष निकाल देना है ताकि आपका जो है ये निबंध कंप्लीट हो जाए। उसके बाद नारी शिक्षा का जो निबंध लिखना है, इसमें आपको सबसे पहले प्रस्तावना बतानी है। प्रस्तावना में आपको लिख देना है। लिखने के बाद में आप जो है महिला सुरक्षा या भारत में नारी सुरक्षा के लाभ जो है उसको बताना है। इसके बाद में हम आगे चलेंगे तो आपका जो है आगे बढ़ेंगे तो ये इसमें पहले पैसेज को बढ़िया तरीके से समझा देना है आपको, यानी कि पैराग्राफ को अच्छे तरीके से समझाने के बाद में निष्कर्ष जो है निकाल देना है। इसमें ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, इसमें समझाते हुए लिखना है बस। तो ये निष्कर्ष निकालोगे तो आप अंतिम जो है चरण पे पहुंच जाओगे। इसके बाद जो है इसमें ख पार्ट में है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है जिसमें अपने विद्यालय की खेल संबंधी कठिनाइयों से उन्हें परिचित कराते हुए दूर करने के उपाय का वर्णन करना है। तो आपको विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखते हुए स्कूल का एड्रेस वगैरह डाल करके, क्योंकि आपको एड्रेस दिया नहीं है क्वेश्चन में, डेट वगैरह डाल के मान्यवर महोदय से निवेदन करना है। सभी ने निवेदन, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, जिस हिसाब से वो पूछा गया क्वेश्चन उसके हिसाब से लिखना है। सभी ने निवेदन है कि हमारा विद्यालय दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में गिना जाता है। आप यहाँ पे कोई भी जगह का यूज़ कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध होते हुए भी खेलों में हमारे विद्यालय की गिनती अच्छे विद्यालयों में नहीं की जाती है। विद्यालय का खेल कूद कप्तान होने के फलस्वरूप आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे विद्यालय का क्रीड़ा क्षेत्र समतल नहीं है, यानी कि मैदान जो है उबड़ खाबड़ है, वहीं गंदगी रहती है। विद्यालय में खेल कूद का सामान भी कम है। विद्यालय का समय समाप्त होने के बाद छात्रों को खेल कूद
यहाँ पे खेल कट लिखा है ना, इसको खेल कूद कर लेना, ठीक है? यहाँ पे कूद है ये। खेल कूद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा विभिन्न खेलों को प्रशिक्षक को प्रशिक्षण देना चाहिए। यदि आपकी ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया तो मुझे यहाँ पे मुझे लिखा है ना, मात्रा नहीं है, तो मुझे विश्वास है कि विद्यार्थी खेल कूद में भाग लेंगे और हमारे विद्यालय का नाम अवश्य रोशन होगा। धन्यवाद करते हुए आपका आज्ञाकारी जो भी आप लिखना चाहे नाम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ग पार्ट जो है, इसमें अपने गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखना है। तो जब आप नगर अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस पत्र में जो हमेशा आपको ऊपर अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है? यहाँ पे ऊपर एड्रेस लिखते हुए कोई भी एड्रेस यूज़ करोगे, पत्र में हमेशा ऊपर एड्रेस लिखा जाता है। तो आपको एड्रेस हमने नहीं लिखा है, आपके ऊपर छोड़ा है। तो उसके बाद में आप फिर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, पत्र में जब एड्रेस डालोगे तो दिनांक भी वहीं ऊपर आ जाएगा। उसके बाद में आप मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम लखनऊ या जो भी आप जगह डालोगे, उसके बाद में आप विषय डाल दोगे और विषय डालने के बाद में आप मान्यवर से निवेदन करोगे। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है, जिसके कारण मोहल्ले वासियों का जीना दूभर हो गया है। मोहल्ले में जहां तहां सड़कों गलियों में फेंके गए कूड़े कचरे के ढेर पर पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। चारों ओर फैली गंदगी के कारण पूरे मोहल्ले में मक्खियों और मच्छरों का साम्राज्य फैला हुआ है, जिससे तरह तरह की बीमारियों के फैलने का डर बना रहता है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में जल्द से जल्द साफ सफाई कार्रवाई की जाए। यहाँ पे की नहीं है तो थोड़ा सा डाल देना, आप तो पढ़ते हुए समझ जाएंगे कि क्या मिस्टेक है। तो यहाँ पर जो है इस मिस्टेक को आप सही करेंगे, कार्रवाई की जाए जिससे मोहल्ले के लोगों को नरक का जीवन गुजारने से मुक्ति मिल सके। धन्यवाद करते हुए आप अपना नाम लिख देंगे। ऊपर ध्यान रखना है, मैंने बताया जैसे कि यहाँ पर ऊपर आपको इस जगह पे आप जो ये एड्रेस लिख रहे हैं, इसके ऊपर ही आपको अपना एड्रेस जो है ज़रूर डालना है, जो भी आप एड्रेस यूज़ करना चाहते हैं। साथ में दिनांक जो है वहीं पर ऊपर ही डाल देंगे अपने एड्रेस के नीचे, जो कि अन्य पत्रों में हमने आपको बताया है। इसके बाद में आपका जो है पत्रकारिता किसे कहते हैं, पत्रकारिता के प्रकारों को लिखना है। तो ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। यह वह विद्या है जिसमें सभी प्रकार के पत्रकारों के कार्य, कर्तव्यों और लक्ष्यों का विवेचन होता है। पत्रकारिता समय के साथ साथ समाज की दीर्घदर्शिका और न्यायिका है। इसके बाद में पत्रकारिता के जो प्रकार है वो बता सकते हैं। खोजी पत्रकारिता होता है, वॉचडॉग पत्रकारिता होता है, एडवोकेसी होता है, इसके बाद में पित्त होता है, पेज थ्री होता है, खेल होता है, महिला होता है, आर्थिक होता है, ग्रामीण एवं कृषि होता है, रेडियो होता है और व्याख्यात्मक होता है, विकास होता है, संसदीय होता है, टेलीविजन होता है, विधि होता है, फोटो पत्रकारिता, विज्ञान, शिक्षक, संस्कृति और साहित्य, अपराध और राजनीतिक। ये सारे के सारे नाम में से एक दो नाम आप छोड़ करके लिखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर आपको देगा। तो इसमें आपको इस तरह से विस्तृत करके लिखना होगा लाइन से। और इसके बाद में खंड ग जो है, इसमें पाठ्य पुस्तक से इसमें पुलिकी शरीर सभा भय ठाढ़े और नीरज नयन नेह जल बाढ़े। इस तरह से ये जो आपको दो पैसेज दिए गए हैं, इनकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। दोनों ही अथवा में है, आपको इनमें से कोई भी एक करना है। पहले हम क पाठ की बात करते हैं। प्रसंग लिखते हैं, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड कविता भरत राम का प्रेम से ली गई है। और संदर्भ जब हम इसमें लिखेंगे, संदर्भ सहित व्याख्या जो करने वाले हैं, इसमें देखिए यहाँ पे संदर्भ सहित व्याख्या लिख देना, ठीक है? इसमें कवि ने राम के वन गमन के बाद भरत की मानसिक दशा का वर्णन मार्मिक रूप से किया है। वे अपने प्रति राम के अनन्य प्रेम को याद करते हुए अपने हृदय की वेदना को मुखरित करते हैं और राम को वापस अयोध्या लौट लौटा ले जाने के लिए चित्रकूट आते हैं। व्याख्या यहाँ पे देखिए किस तरह से की गई है। भरत राम का प्रेम। चित्रकूट में आयोजित सभा में राम अपने भाई भरत की प्रशंसा करते हैं, तो मुनि विशिष्ट भरत से भी अपने मन की बात कहने को कहते हैं। यह सुनकर भरत का शरीर रोमांचित हो जाता है और वह सभा में खड़े हो जाते हैं। उनके
को कमल के समान नैनों से आँसुओं की बाढ़ सी आ जाती है। वह कहते हैं कि मुझे जो कुछ भी कहना था वह तो मेरे गुरुजन पहले ही कह चुके हैं, इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ। मैं अपने स्वामी श्री राम का स्वभाव बहुत अच्छे से जानता हूँ। वह अपराधी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते और मुझे उनकी विशेष कृपा और प्यार रहा है, या मुझ पे, आप मुझ पर लिख देना, मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और प्यार रहा है। मैं खेल में भी कभी उनकी खीज नहीं देखी। मैंने खेल में भी उनकी कभी खीज यानी कि जो गुस्सा नहीं देखा। मैं बचपन से ही उनके साथ रहा हूँ और उन्होंने भी मेरे मन को कभी ठेस नहीं पहुँचाई। मैंने प्रभु की कृपा के तरीके को भली-भाँति देखा है। वह स्वयं खेल में हार कर हमें जिताते रहे हैं। मैंने सदा उनका सम्मान, यहाँ पे जो है मैंने कर देना, मैंने सदा उनका सम्मान जो है किया है और प्रेम के संकोचवश उनके सामने कभी भी मुँह नहीं खोला। मैं अपने भाई व स्वामी राम से इतना अधिक प्रेम करता हूँ कि मेरे नेत्र आज तक प्रभु राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। ठीक है? तो इस तरह से इसकी व्याख्या कर देनी है। इसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया है, कवि मौन होकर प्रेमिका के कौन से प्रण पालन को देखना चाहता है? तो कवि कहते हैं कि उनकी प्रेमिका उनके प्रति कठोर है। कवि कहते हैं कि वह मौन धारण करके देखेंगे कि कब तक प्रेमिका की कठोरता बनी रहती है। प्रेमिका इतनी कठोर हो गई है कि ना तो कोई संदेश भेजती है और ना ही मिलने आती है। कवि व्याकुलता में बार-बार प्रेमिका को पुकारता है, परंतु वह कवि की पुकार को अनसुना कर देती। उसके बाद आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है, जियत खाई मुँह नहीं छाड़ा। तो पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह दशा का वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो यहाँ पे नागमती का पति परदेश गया हुआ है। पति की अनुपस्थिति उसे भयंकर लगती है। वह पति के वियोग में जल रही है। एक स्थान पर पति के वियोग से उत्पन्न विरह को उसने बाज रूप में चित्रित किया। जिस तरह बाज अपने शिकार को नोच-नोच कर खा जाता है, वैसे ही विरह की रूपी बाज जो है नागमती की जीवित नोच कर खा रही है। जीवित मतलब उनके शरीर को, यानी कि उनके संवेदना को। उसे लगता है जैसे विरह रूपी बाज उसे अपना शिकार बनाने के लिए नज़र गड़ाए बैठा है, जो उचित अवसर मिलते ही उसे नोचने लगता है। जब तक यह बाज उसे पूर्ण रूप से खा नहीं लेगा, तब तक वह उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। भाव यह है कि नागमती के लिए पति से अलग होने की स्थिति बहुत ही कष्टप्रद है। वह चाहकर भी स्वयं को सांत्वना नहीं दे पा रही है। बस इसी अग्नि में अकेले जल रही है। तो इस तरह से आप प्रश्न को समझाओगे। सारे प्रश्न जो हमने बनाए हैं अभी तक, सारे सेट्स को हमने स्लो क्यों बनाया? ताकि एक तो सारे क्वेश्चंस के राइट आंसर्स आप तक पहुँचा पाए, और साथ ही साथ जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, वो सारे के सारे हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम के लिए करवा दिए हैं। तो उसमें अब अभी किसी भी स्टूडेंट को कोई शिकायत नहीं रहने वाली है। यहाँ पर जो ग पार्ट है, इसमें रही चकी चित्र लिखी सी पंक्ति, मर्म अपने शब्दों में पंक्ति का जो मर्म है उसको आपको बताना है। तो प्रस्तुत पंक्ति अपने पुत्र से बिछड़ी हुई माता की पीड़ा जो है दिखाती है या दिखाई पड़ती है इसमें। और अपने पुत्र श्री राम से दूर हो जाने से माता कौशल्या अत्यंत दुखी है। वह श्री राम की त्यागी हुई वस्तुओं को अपने हृदय से लगाकर खुद को सांत्वना देने का प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसा करके भी उसका दुख कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है। वह श्री राम को वनवास के दौरान होने वाले कष्टों को सोचकर आहत है। वह अपने दुख में इतनी डूबी हुई है कि उन्हें किसी और चीज का जो है ख्याल नहीं है। वह श्री राम के वन में रहने के बारे में सोचकर चुप हो जाती है, मानो जैसे उनके भीतर कोई भाव ही ना बचा हो। तो इस तरह से आप इस पंक्ति का पूरा मर्म जो है, दुःख उसको समझाएँगे। इसके बाद जो है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर जो देने हैं। तो क पाठ है, गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही जीविका और जीवन है। इस कथन के आधार पर गंगा पुत्रों के जीवन परिवेश की चर्चा कीजिए। तो इस पाठ में गंगा पुत्र उन्हें कहा गया है जिनका जीवन गंगा के भरोसे है। गंगा में लोगों द्वारा डाले गए धन को एकत्रित करके ही ये अपनी आजीविका जो है चलाते हैं। गंगा पुत्र अपनी जान को जोखिम में डालकर गंगा में गोते लगा लगा कर इन पैसों को एकत्रित करते हैं। इनके पास अपनी आजीविका का कोई और साधन नहीं है।
गंगापुत्र 2 समय की रोटी के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। इनका जीवन परिवेश अच्छा नहीं है, परंतु और कोई आजीविका का साधन ना होने के कारण इन्हें ये कार्य मजबूरन करना पड़ रहा है। तो इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन को ढंग से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं ख पार्ट में। तो प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है? तो दोनों में बताना है, एक प्राकृतिक के कारण और एक औद्योगिकरण के कारण। तो देखिए प्रकृति के कारण विस्थापन तब होता है जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे कि बाढ़, भूकंप इत्यादि से घर, खेत, खलिहान सब तहस-नहस हो जाते हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापित हुए लोग पुनः अपने गांव तथा घर वापस आ सकते हैं, आ जाते हैं। परंतु औद्योगिकरण जो विस्थापन होता है, इसमें लोग अपने गांव तथा घर कभी वापस नहीं आ पाते, क्योंकि वो जिंदगी भर वहीं पर काम करते रह जाते हैं। यही अंतर है प्रकृति के कारण विस्थापन में तथा औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में। ध्यान रखना है कि औद्योगिकरण विस्थापन में जो लोग अपने गांव को या शहर को छोड़ करके जाते हैं नौकरी करने, तो जिंदगी भर उनकी नौकरी में ही निकल जाती है ना, तो उनको वहीं रहना पड़ता है। हाँ, भले ही वो बीच बीच में गांव जाते हैं, लेकिन वो गांव जाना नहीं कहलाता। इसके बाद में शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है? तो शेर के मुंह में गए जानवर कभी लौट कर नहीं आते, वह मुंह में जाकर मर जाते हैं। रोजगार के दफ्तर में ऐसा नहीं होता, वहां लोग नौकरी पाने की आशा में जाते हैं, पर वे चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। शेर के मुंह के समान रोजगार का दफ्तर लोगों को निगलता नहीं, बस उनकी आशाएं समाप्त कर देता है। दफ्तर में जाने वाले व्यक्ति की इच्छा समाप्त हो जाती है, परंतु शेर के मुंह में जाने वाले जानवर का जीवन जो है वो समाप्त जीवन ही समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे आशाएं समाप्त हो जाती हैं, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, चक्कर मारते मारते चप्पल घिस जाती हैं, जिंदगी घिस जाती है। ठीक है ना? तो इस तरह से आप इसको समझाएंगे। इसके बाद जो है आपका छठा जो क्वेश्चन है, इसमें ममता कालिया अथवा तुलसीदास की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखने। तो ममता कालिया की दो रचनाएं हैं, छुटकारा और एक अदद औरत। उसके बाद में तुलसीदास की दो रचनाएं, रामचरितमानस बहुत ही फेमस और हमेशा फेमस रहेगी, और कवितावली। इसके बाद जो सातवां क्वेश्चन है, लेखक विश्वनाथ ने किस आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है? अथवा में है, धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है और इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है? तो सबसे पहले, जिस तरह बतख अपने अंडों को देखभाल करती है, ठीक उसी प्रकार विश्वनाथ की माँ भी अपने बच्चों का देखभाल बतख की तरह ही करती है। वास्तव में बतख इस तथ्य की विशेषता है कि वह अंडे देने के बाद पानी में नहीं जाती, और जब तक अंडों से बच्चे नहीं निकलते वह उन्हें सेकती रहती है। यानी कि वो उनको छोड़ करके पानी में नहीं जाती कि चलो पानी में जाके वापस आ जाऊंगी। वह अपने अंडों को पंखों के बीच रखती है। वह अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए सतर्कता के साथ साथ कोमलता से भी काम लेती है। एक और जहाँ तक सतर्क रहती है, वहीं वह अंडों में से निकलने वाले बच्चों को किसी भी तरह के नुकसान से भी बचाती है। इसी तरह विश्वनाथ की माँ भी बच्चों को सुरक्षा देती है, बच्चों को कोमलता से खिलाती है और उनके साथ सोती है, उनका पूरा ख्याल रखती है, उसके सारे काम भी करती है। इसलिए विश्वनाथ ने अपनी माँ की तुलना बतख से की है। देखिए, आप समझ में आ गया होगा कि आपको आंसर्स कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारे जो आंसर्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं। अगर आप गलत आंसर लिख के आते हैं, पढ़े हुए गलत पढ़ के जाते हैं और गलत लिख के आते हैं, तो आपका जो पढ़ना है वो बेकार हो जाएगा, नंबर आपके कम मिलेंगे। तो इसलिए जो भी आप जहाँ से भी पढ़ें, सही पढ़ें। बस इतनी ही हमारी रिक्वेस्ट है, और अपने सब्जेक्ट्स के लिए ज़रूर हमेशा कमेंट करा करें। कमेंट कॉस्ट ऑफ फ्री है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों की भी मदद आप कर पाएँ और हमारे से भी उनके लिए मदद हो पाए। और वो लोग भी कमेंट करें, ताकि जल्दी से जल्द जितने कमेंट आएँ, जितने लाइक्स आएँ, तो हम लोग जो है दूसरे वीडियो को बनाएँ। क्योंकि हमारे पास जो है 10th 12th पूरा है, 11th 9th पूरा है, और आर्ट्स कॉमर्स साइंस पूरा है। तो सभी के सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बच्चे जो दिखते हैं उनके सॉल्यूशंस पहले बना दिए जाते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाते हैं। आज दुनिया के सामने औद्योगिक उन्नति का दुष्परिणाम स्पष्ट हो रहा है। ये कौन सा है? ये पर्यावरण जो है आपका गर्म हो रहा है ना, उसकी बात। तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण जल, वायु इत्यादि प्रदूषित हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के कारण धरती का वातावरण गर्म हुआ है, समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ जो है पिघल रही है, मौसम का चक्र बदल रहा है, पहाड़ों पर बर्फ की बजाय पानी बरस रहा है, रेगिस्तान में गांव डूब रहे हैं, यानी कि रेत भी, क्योंकि सूखा पड़ रहा है ना। औद्योगिकरण के कारण
बदलते तापमान और मौसमी संबंधी चिंताओं पर विश्व स्तर पर बहस चल रही है। इन वातावरणीय परिवर्तन में विकसित देशों का दोष अधिक है। वातावरण को गर्म करने वाली गैसों का उत्सर्जन उनकी धरती से अधिक होता है, लेकिन यूरोप और अमेरिका अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। अमेरिका इन्हें रोकने को तैयार नहीं, वहीं वह नहीं मानता कि धरती के वातावरण को गर्म करने के लिए पर्यावरण में सभी प्रकार की गड़बड़ी हो रही है। वह कोई समझौता करने को तैयार नहीं। यूरोपीय देश भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो एक का एग्जाम्पल देके हम दूसरे को बता सकते हैं कि वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। ठीक है, फिर लंबा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका आसान हो जाएगा। आठवां है अपना। मालवा में लेखक ने नर्मदा की स्थिति का वर्णन किस प्रकार किया? अथवा में विस्कोहर की माटी के आधार पर ग्रामीण जीवन में आने वाली विपत्तियों का वर्णन करना है। तो ग्रामीण जीवन की विपत्तियां देखेंगे, पहले मालवा वाला देख लेते हैं। लेखक ने देखा ओमकेश्वर में नर्मदा पर बांध बन रहा था। यह सीमेंट और कंक्रीट के विशाल राक्षस जैसा था। शायद इसीलिए वह चिढ़ती और तिन तिन फिन फिन करती बह रही थी, और मटमैली कहीं छिछली अपने तल से पत्थर खिसकाती, तो कहीं गहरी अथाह। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गहरी। तो नेमावर के पास बाजवाड़ा में नर्मदा शांत, गंभीर और भरी पूरी थी। शाम हो जाने पर भी जैसे अपने अंदर के मंदे उजाले से गमक रही थी। और चौथ का चांद उस पर, चौथ मतलब जिसको चौथ का चांद बोलते हैं, तो वही चौथ का चांद उस पर लटका हुआ था। मिट्टी की ऊंची कगार पर पेड़ों के बीच बैठे हुए हम चुपचाप उसे प्रणाम कर रहे थे। हम नदी को नदी नहीं माँ मानते हैं, और नर्मदा मैया अ, उसे हम उससे हम बने हैं। ठीक है, तो नर्मदा मैया उससे हम बने हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा लाइन को और भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है मालवा में जो है अपना मालवा में लेखक ने नर्मदा की स्थिति का वर्णन कुछ इस पंक्तियों से किया। तो भैया जो लेखक वर्णन करेगा तो उसको आप छेड़ तो नहीं सकते, अपनी कहानी नहीं लिख सकते ना। तो लेखक के हिसाब से थोड़े से उलझे शब्द हैं। बाकी लाइन बिल्कुल सीधी लिखी है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। बस थोड़ा सा क्या है, कुछ शब्द जो है आपको हमेशा याद नहीं रहते और आप भूल कर देते हो। तो थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना है इस टाइप के क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। जो आपका सॉरी, ये आपका अंतिम प्रश्न था। थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, मैं कुछ और भी माइंड में चल रहा था। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के दौरान जो है आपको सारे आंसर्स सेटिस्फाइड मिले होंगे, और आप लोगों ने अभी तक शेयर कर दिया होगा दूसरे दोस्तों के साथ। हमेशा इस चैनल पे बने रहें ताकि आप लोगों की जितनी मदद हो सके उतनी हम कर पाएँ। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपके सारे सेट्स को कंप्लीट करा दें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।